मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से 6 मान्य सदस्यों ने और निर्दलीय समूह की ओर से हमारे अलग अलग मान्य सदस्यों ने 6 अन्य मान्य सदस्यों ने भी जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अन्य शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, इन सब ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी मान्य सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संसद सदन में भाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। भाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोडमैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवैध सदन को संबोधित करती हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रहकर के संवैधानिक पक्षों को लेकर सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन न मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, न आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान कर सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों सदनों में उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते। लेकिन आप लोगों ने इससे इतर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान संवैध सदन में देखने को मिला है। महोदय, सदन में बहुत सारी चीजें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कही थी और जिसमें मैं दोनों सदनों के भाषण को खासतौर पर
विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भाषण को सुनता है। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदी के 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा है। महाकुंभ का आयोजन यहां सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छींटाकशी करते हैं। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष कृषि काम के लिए। लोग कहते क्या सफल हो जाओगे? हम कहते जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा, उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार के रणनीतिक टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लगे कि राम तो सबके हैं। तो हम देखा, तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सबके हैं। जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उठाओ, और राम सबके हैं, ये तो सबके बाद सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति उतावला दिखाई दे रहा है। ऐसे कुंभ की नीति, महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता था। आप 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, चाहे आप चिंता करें।